हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 27 अप्रैल 2020 और आज के टॉपिक्स हैं 7 टॉपिक्स हैं आज के। सबसे पहले है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, दूसरा है विलंब शुल्क एवं घाट शुल्क, तीसरा है टॉप 2 इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया और उसके बाद है वेलूर मठ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम विष्णुपुर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये दोनों हेरिटेज साइट्स हैं, इंडियन हेरिटेज हैं। और उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया गया। उसके अलावा हम सबसे लास्ट में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है बॉन्ड यील्ड एंड ऑपरेशन ट्विस्ट। ये इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, तो बाकी सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो एक एक दो दो लाइन वन लाइनर्स हैं ये, तो इनको आप नोट कर लीजिए। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट यानी आनंद मंत्रालय। हमारे देश में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, उस प्रदेश में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट शुरू किया गया था भाजपा सरकार के द्वारा। जब हमारे शिवराज सिंह चौहान पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने ये हैप्पीनेस डिपार्टमेंट शुरू किया था। अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले जब चुनाव हुए थे, कुछ साल एक साल पहले करीब, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी। उन्होंने क्या किया, इस हैप्पीनेस डिपार्टमेंट को आनंद मंत्रालय को खत्म कर दिया और उसकी जगह इसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, संस्कृति मंत्रालय बना दिया, आनंद मंत्रालय को कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अब जब दोबारा अभी कुछ दिनों पहले आपने सारी कहानी देखी होगी कि दोबारा से बीजेपी की सरकार एमपी में बन गई है। तो जब दोबारा से बीजेपी में एमपी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, कोरोना को लेकर के जिन लोगों के मन में एंग्जाइटी है, जो एक डिप्रेशन की फीलिंग लोगों के अंदर आ रही है, उसको दूर करने के लिए हमें दोबारा इस हैप्पीनेस डिपार्टमेंट को शुरू करना होगा, ताकि जो लोग डिप्रेस हैं, जो लोग परेशान हैं लॉकडाउन के अंदर, उनको खुश रखने के लिए, उनको मोटिवेट रखने के लिए कुछ कहानियां दिखाई जाएं, कुछ बातें बताई जाएं जिससे वो मोटिवेटेड रहें। तो ऐसा कह के उन्होंने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये किस स्टेट में है, तो ये एमपी में है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देखते हैं विलंब शुल्क एवं घाट शुल्क, ये क्या है। हमारे देश में मालगाड़ियाँ चलती हैं, सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं और अल्टीमेटली ये सारी मालगाड़ियाँ कहाँ जाके जुड़ती हैं, जो पोर्ट होते हैं, जो समुद्र के किनारे जहाँ पोर्ट होता है, जहाँ से सामान हम दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं, वहाँ तक ये मालगाड़ियों के सारे कनेक्शंस होते हैं, सारा रूट इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब कुछ तो चीज़ें होती हैं जो हमें दूसरी जगह भेजनी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे स्टील हमारे यहाँ बनता है तो उसके लिए कोयला चाहिए, उसके लिए आपका लोहा चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारी मालगाड़ी के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं इनका स्टील का, उन तक पहुंचाई जाती हैं। अब होता ये है कि रेलगाड़ी आ गई है, मालगाड़ी आपकी आ गई है, वो खड़ी है स्टेशन पे, कोई उस सामान को उतरवा नहीं रहा, उसको ले नहीं जा रहा। जो उसका मालिक है वो देर तक ट्रेन को रोके बैठा है, टाइम हो चुका है फिर भी उसका सामान नहीं उतरा, देर लगा रहा है सामान उतारने में, तो ट्रेन को रोकना पड़ता है उतनी देर। तो उसको जो देरी होती है उसके लिए अब विलंब शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क पहले नहीं लिया जाता था, पहले भी था लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया था। अब उन्होंने कहा है रेलवे मंत्रालय ने कि हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। यानी मालगाड़ी से सामान उतारने में जो देरी लगती है, अगर आप देर करते हो तो उस देरी के बदले आपको एक शुल्क देना होगा जिसको कहते हैं विलंब शुल्क। घाट शुल्क क्या है, आपने मालगाड़ी से सामान उतार लिया, उतारने के बाद वो स्टेशन पे पड़ा है, ठीक है, गोडाउन में पड़ा है, कहीं भी पड़ा हुआ है और आप उसको उठा के ले नहीं जा रहे। एक निश्चित समय सीमा होती है कि इस सीमा के भीतर आप सामान उठा ले जाइए। अगर आप सामान उठाकर नहीं ले गए तो घाट शुल्क लगेगा। यानी मालगाड़ी से सामान उतारने के बाद एक निश्चित समय सीमा के बाद भी अगर आप सामान अपना नहीं ले जाते तो आपको घाट शुल्क देना होता है। ये दोनों शुल्क दोबारा रेलवे ने इम्पोज कर दिए हैं, शुरुआत कर दी है इनकी। हुआ ये है कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो जरूरी सामान है वो समय से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक और हर स्टेट तक इंडिया के पहुंचना जरूरी है, वो सारा सामान मालगाड़ियों के थ्रू ही जा रहा है। तो अब इनकी वजह से जो ये बिजनेसमैन हैं जो अपना सामान मंगाते हैं, अगर इनकी वजह से देर होगी तो फिर क्या होगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पहुंच जानी चाहिए जस समय पे, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, बड़े भारी भारी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आपके ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, जो आईसीयू वगैरह में जो ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं, जो मशीनें यूज़ की जाती हैं, वो सारी चीज़ों का भी इस समय काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भेजे जा रहे हैं। तो अगर देर होगी तो ये ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए ये विलंब शुल्क और घाट शुल्क लगा करके इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है ताकि लोग इसमें देर ना करें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप विलंब शुल्क और घाट शुल्क आप याद रखिएगा, कहीं किसी एग्जाम में छोटा मोटा कहीं कुछ पूछ सकते हैं, या फिर अगर कहीं आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो विलंब शुल्क और घाट शुल्क के बारे में इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, या फिर रिटन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है उसमें आ सकता है। ये एक वन लाइनर है, टॉप 2 इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के दो सबसे बड़े बड़े इंपोर्ट क्या हैं, कौन सी दो चीज़ें हैं जो भारत पहले और दूसरे नंबर पे इंपोर्ट करता है, आयात करता है। तो वो हैं क्रूड ऑयल और गोल्ड। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल
और गोल्ड यानी कि सोना। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही अभी एक एडिटोरियल आया है और इन दोनों के ऊपर ही सबसे बड़ा असर पड़ा है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे और गोल्ड के इंपोर्ट पे। ये जो टॉप टू इंपोर्ट थे हमारे, जो तेल था वो मंगाना और सोना, इन दोनों का इंपोर्ट इस समय कम हो गया है। क्यों? कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर इन दोनों का इंपोर्ट कम हुआ है तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है, क्योंकि इसको खरीदने में, क्रूड ऑयल को खरीदने में काफ़ी पैसा लगता था, हमारे देश में सारी चीज़ें चलानी है, सबकी गाड़ियाँ चलनी है, तो ये क्रूड ऑयल मंगाना रोज़ रोज़ ये महंगा पड़ता था। लेकिन अब क्या है, कोई चला नहीं रहा तो उसका दाम जो है इस समय घटा हुआ है क्रूड ऑयल का। तो अब अगर सरकार उसे खरीदती है, उसका इंपोर्ट कम है, जब इंपोर्ट कम है तो उसका सरकार का खर्चा इसको खरीदने में जो कम हो गया है, इंपोर्ट करना, जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था उसको लेके खर्चा कम हो गया है। गोल्ड की भी डिमांड कम हो गई है। इनफैक्ट इस समय तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है, पुराना गोल्ड बेचा जा रहा है, लोग बेचने के चक्कर में। तो इन दो चीज़ों की वजह से आपका इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। तो ये एक एडिटोरियल आया था, वहाँ से मैंने उठाया है। और ये इसलिए अच्छा पॉइंट है क्योंकि कहीं अगर रिटन एग्जाम में ऐसा आता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, अगर इस तरह का कुछ आता है तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी वन लाइनर ही है, वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ कहाँ पे है? ये कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में। और इसकी स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के लिए डेडिकेटेड ये वेल्लूर मठ उन्होंने बनाया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विवेकानंद ने अपने जीवन का अंतिम समय इसी वेल्लूर मठ में गुजारा था। ठीक है, वेल्लूर मठ आपके वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद ने अपना आखिरी समय कहाँ गुजारा? तो वेल्लूर मठ में गुजारा। वेल्लूर मठ में केवल ये मठ नहीं है जहाँ पे लोग आकर के बैठें और ज्ञान देश की बातें करें। इसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुत बड़ा है ये। इसका जो परिसर है काफ़ी बड़ा है। तो इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। बट हाँ, इतना काफ़ी है। इस तरह के आते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, रिटन एग्जाम में आ सकता है इस पे एक नोट लिखने के लिए वेल्लूर मठ पे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है, इसलिए इट कैन कम इनटू एग्जामिनेशन। पांचवा है विष्णुपुर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। ये जगह भी वेस्ट बंगाल में है। इस वेस्ट बंगाल में एक जिला है जिसका नाम है बांकुड़। बांकुड़ नाम का एक जिला है, वहां पे ये विष्णुपुर नाम की जगह है। इस विष्णुपुर नाम की जगह को हम कहते हैं मंदिरों का शहर। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विष्णुपुर नाम की जगह कहाँ पे है, किस स्टेट में है। ठीक है, जो प्रसिद्ध जगह है वो कहाँ पे है, जो मंदिरों का शहर कही जाती है विष्णुपुर, वो किस जगह पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और जिला कौन सा है? बांकुड़। तो बांकुड़ डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रखिएगा कि बांकुड़ जिले का संबंध किस राज्य से है, ये भी पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लगता है कि हर राज्य के हर जिले का नाम याद रखेंगे तो फिर तो हो चुका, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन जगहों पे जो जिले हैं या उन जगहों के जो नाम हैं उनको याद रख लें, एक बार नज़र डाल लें तो वो याद रहती हैं और पूछे भी जाते हैं। ये क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जगह जो विष्णुपुर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करी है यूनेस्को ने। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट होती है उसमें इसको शामिल किया गया था। कब? 1997 में। 1997 में इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया था। इसीलिए विष्णुपुर इंपॉर्टेंट है। ये वेस्ट बंगाल में है और जिला का नाम है बांकुड़। ठीक है, ये भी वन लाइनर था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस साल का, ये जरूर कहीं ना कहीं आएगा, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल की, अब कोई भी दिवस होता है तो उसकी एक थीम होती है। ठीक है, उसका एक विशेष थीम होती है हर साल के लिए। हर साल एक अलग थीम रखी जाती है। वो थीम बेसिकली ये बताती है कि हमारे एफर्ट्स किस डायरेक्शन में होंगे इस साल। जैसे इस साल की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ये इस साल की थीम है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि ये लोगों को अवेयर करने और कैसे इससे बचाव किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के प्रोग्राम चलाए जाएंगे विश्व भर में। मलेरिया को लेकर के लोगों को जागरूक करने को लेके चलाए जाएंगे, सो दैट लोग खुद से प्रोएक्टिवली कैसे इस बीमारी से बच सकें। इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हो सकता है कि आपको देखने को मिले साल भर। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये 25 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया था कि 25 अप्रैल ही हम मलेरिया डे के रूप में मनाएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड मलेरिया डे में वो ये है कि भारत में मलेरिया को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का। तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हम जो है मलेरिया को अपने देश से पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये 2030 तक का प्लान है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्लान और बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 5 साल का, 2017 में बनाया था।
और वो प्लान था 2022 तक का। और 2022 तक के प्लान में ये है कि हमारे देश में कुल जो 671 जिले हैं उसमें से करीब 568 के अराउंड जिलों में हमें 2022 तक मलेरिया को समाप्त कर देना है, जो मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 2022 और 2030। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम 2022 तक का है और जड़ से समाप्त करने का कहाँ का है, 2030 तक का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इट्स नॉट फ्रॉम WHO की तरफ से नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना इनिशिएटिव है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड यील्ड एंड ऑपरेशन ट्विस्ट। ये क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड यील्ड के बारे में। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है कि बॉन्ड होते क्या है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई प्राइवेट कंपनी अगर उसे पैसे चाहिए, ठीक है, तो एक तो उसे पैसे कहीं कर्ज से मिल गए, दूसरा ये हुआ मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सप्रेस वे बनाना है, हाईवे बनाना है, या फिर उसको क्या करना है कि कुछ रक्षा उपकरण खरीदने हैं, तो कोई भी बड़ा खर्चा करना होता है। अगर गवर्नमेंट को इतना पैसा अगर उसके पास नहीं होता कि वो खर्च कर सके, ला सके इतना पैसा उन चीज़ों पे खर्च करने के लिए, तो वो क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड क्या होता है? एक लेटर होता है, एक तरीके का वायदा होता है, इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, एक तरीके का एक प्रॉमिसरी नोट है जिसमें ये लिखा होता है कि आप, यानी हम लोग, गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आप हमको 1,000 रुपये या 10,000 रुपये या कितने भी रुपए दीजिए, इस नोट के हिसाब से हम आपको इतने % रिटर्न देंगे। ठीक है, सपोज मैंने 10,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हमसे पैसे लेती है और उसके बदले में हमें ब्याज देती है, तो हम वो खरीदते हैं कि हमें तो ब्याज मिलेगा, तो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा वो ऑप्शन हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो 10,000 रुपये का मान लो मैंने बॉन्ड खरीदा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 10% का हम आपको क्या देंगे, इस पे इंटरेस्ट देंगे। तो इसका 10% इंटरेस्ट क्या होगा, 100 रुपये। 100 रुपये हमें हर महीने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जब शुरुआत में आपको बॉन्ड दिया जाता है, जैसे आज मुझे बॉन्ड मिला, तो आज की डेट में जो तय कर दिया गया कि इतने रुपए आपको मिलेंगे, परसेंटेज नहीं, रुपए, जो अमाउंट है, परसेंटेज आज का डिसाइड कर लिया गया। जब मैंने खरीदा तो परसेंटेज डिसाइड हो गया, लेकिन परसेंटेज डिसाइड करने पे जो अमाउंट डिसाइड हुआ है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए होता क्या है, अगर मैंने आज 10,000 रुपये लगाए हैं तो मुझे 100 रुपये हर महीने मिलेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया। लेकिन कल को अगर इसी बॉन्ड का दाम कितना हो जाता है, 11,000 हो जाता है। ठीक है, इसी बॉन्ड का दाम क्या हो गया, 11,000 हो गया। जब 11,000 हो गया तो हमने शुरू में क्या तय किया था, 10%, लेकिन हमने परसेंटेज तय नहीं किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, बॉन्ड में कभी भी ये फिक्स नहीं होता कि आपको परसेंटेज दिया जाएगा। शुरुआत में जब पहली बार आप बॉन्ड खरीदते हो तब आपको परसेंटेज के हिसाब से जितना अमाउंट फिक्स हो गया था वही अमाउंट आपको उतने समय तक के लिए मिलता रहेगा जितने समय तक के लिए आपने बॉन्ड खरीदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से आपको मिलना कितना चाहिए था, 110, लेकिन मिलेगा नहीं इतना। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में 100 फिक्स कर दिया। परसेंटेज फिक्स नहीं होता, शुरुआत में जो अमाउंट फिक्स हो गया वही फिक्स हो जाता है। तो आपका चाहे ये 12,000 का हो जाए चाहे 13,000 का हो जाए, आपको 100 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे बॉन्ड का दाम बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड का जो रिटर्न होता है, रिटर्न क्या है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वही तो रिटर्न है। यही इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं यील्ड। यील्ड कुछ होता नहीं, कुछ नया वर्ड नहीं है। यील्ड का मतलब होता है जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा वही यील्ड है, वही रिटर्न है। तो हमें 100 रुपये ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमें तो घाटा होगा। ठीक है, अब जब हमें घाटा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर सरकार बॉन्ड बेच रही है और हमें पता लगे कि यार उस बॉन्ड का दाम तो क्या हो गया, बढ़ने लगा, तो मैं क्या करूंगा, उस बॉन्ड को खरीदने के बजाय मैं सोचूंगा कि कहीं और लगाओ ऐसे पैसे को। ठीक है, जब मैं कहीं और लगाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सपोज करो मेरा मन करता है कि मैं अब गाड़ी खरीदूंगा या मैं एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो होगा क्या, प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो किसकी डिमांड जनरेट हो रही है, प्रॉपर्टी की डिमांड जनरेट हो रही है। जब डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। जब डिमांड जनरेट होगी तो सप्लाई भी होगी, लोग बनाएंगे, नई प्रॉपर्टीज आएंगी, हमें मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमी में चीज़ों की मांग जनरेट होगी। इसी मांग को जनरेट करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक ऑपरेशन चलाया है जिसे ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं। बॉन्ड यील्ड आपको समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड यील्ड और ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में देखते हैं, होता क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट।
ये समझ में आ गया कि बॉन्ड का दाम बढ़ते ही आपका क्या हो जाएगा, उसका यील्ड कम हो जाएगा, यानी उसका रिटर्न कम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी रुकी हुई है, ना मांग जनरेट हो रही है ना सप्लाई हो पा रही है, सप्लाई भी नहीं हो पा रही, मांग भी नहीं, मांग नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी। लेकिन जब ये खुलेगा तो मांग हो और सप्लाई भी हो, सुचारू रूप से चले, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आरबीआई के थ्रू, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस बात को याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट है ये भारत का इनिशिएटिव, पहला देश भारत नहीं है जिसने ऐसा काम किया है। सबसे पहले ये लॉजिक लेकर के आए थे अमेरिका के लोग, ठीक है। 2011 में ऑपरेशन ट्विस्ट अमेरिका ने लॉन्च किया था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वही काम इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है जिसे आरबीआई कहते हैं उसने किया है। आरबीआई अब यही काम करने जा रही है, वो भी यही कह रही है कि अब हम ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च करेंगे। ट्विस्ट का मतलब क्या हो गया? एक तरफ तो हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं यानी बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म का मतलब जो 2-2 साल या 3-3 साल के बॉन्ड होते हैं, उनको क्या करेगी गवर्नमेंट? सेल कर देगी। जो थोड़े समय के बॉन्ड है उनको सेल कर देगी। जब ये सेल करेगी तो किसको सेल करेगी? आरबीआई को सेल करेगी। हम नहीं जाएंगे खरीदने, आरबीआई खरीदने जाएगा। जब आरबीआई खरीदेगा तो होगा क्या कि पैसा किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास आएगा। मैंने बेचा, मुझे सामान, मुझे पैसे मिल गए। जब मेरे पास पैसे आ गए यानी गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो कहाँ पे हैं? बैंक में हैं। वो सारे के सारे बैंक में दे देगा, सारे के सारे, या जो भी लिक्विडिटी बनी है उस लिक्विडिटी को, उस पैसे को बैंक को बांट देगा। अब जब बैंक के पास पैसे हो जाएंगे ज़्यादा, तो बैंक क्या कर सकता है? अब सस्ते दरों पे लोन दे सकता है। अगर सस्ते दरों पे लोन दे सकता है तो हम क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, हम आकर्षित होंगे कि हाँ चलो ब्याज की दर कम हो गई तो चलो खरीद लें, लोन खरीद नहीं लें, लोन जो है ले लें, ठीक है, क्योंकि दर कम हो गई है। तो एक तरफ तो ये काम कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पे पैसा आ गया बैंक के पास, आ गया नहीं, आ जाएगा, क्योंकि ये करेगी तो ऐसा होगा, आ जाएगा पैसा। जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो एक तरफ तो उसने हमारे लिए लोन अवेलेबल कर दिया ताकि हमारे पास पैसे आए और हम खर्च कर सकें। दूसरी तरफ उसने क्या किया, जो ये तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होगी, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, जो लंबे समय के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो लंबे समय के लिए 10 साल के लिए, 12 साल के लिए जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं, उन बॉन्ड को क्या किया? खरीदना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खरीदेगी। जब किसी चीज को आप ज्यादा खरीदोगे, अगर हर आदमी एक ही चीज को खरीद रहा है तो उस चीज की मात्रा कम हो जाएगी। जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो जाती है तो उस चीज का दाम बढ़ जाता है। किसी भी चीज की मांग जब ज्यादा होती है तो उसका दाम बढ़ता है। अगर मार्केट में आप सेब खरीदने जाएं और सारे लोग सेब खरीदने की डिमांड कर रहे हैं, हर किसी को सेब चाहिए, तो सीधी सी बात है सबसे महंगा वही बिक